आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एएलयू एग्ज़ाम। तो आज हम संवैधानिक विधि के प्रथम भाग की यूनिट फर्स्ट के अगले टॉपिक को हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय संघवाद की प्रकृति। हम देखेंगे कि भारत का संघवाद जो है किस प्रकृति का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आगे समझेंगे अभी कि भारत का जो संघवाद है वो अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक मतलब संघात्मक की विशेषताएं भी है और एकात्मकता की विशेषताएं भी है। कोई भी राज्य जो होता है वो संघात्मक प्रकृति का तब माना जाता है, संघात्मक प्रकृति का तब माना जाता है जब उसमें केंद्र व राज्यों को अलग अलग शक्तियों का वितरण किया गया हो या स्वतंत्रता हो केंद्र राज्यों को अपने निर्णयों में अलग अलग। लेकिन भारत में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। भारत में केंद्र को ही स्वतंत्रता है और केंद्र को ही प्रभुत्व है सभी मुख्य फैसलों में। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ क्षेत्र में कुछ विषयों के अंतर्गत केंद्र राज्यों को स्पष्टतः अलग अलग शक्तियों का वितरण किया गया संविधान के द्वारा, लेकिन कुछ विषयों पर केंद्र को अधिक महत्व दिया गया है, इसको एकात्मकता बोलते हैं। एकात्मक का मतलब होता है केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त होना। तो ये दोनों ही विशेषताएं भारत में, भारत के संघवाद में है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत का जो संघवाद है वो अर्ध संघात्मक है। आगे देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। भारतीय संघवाद की प्रकृति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो संघीय संरचना को स्वीकार करता है, लेकिन इसमें शक्तियों का वितरण जो है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया गया है। संविधान ने संघ सूची, राज्य सूची और संवैधानिक यानी कि समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट किया है। संघ सूची ऐसे विषयों को निरूपित करती है जिसमें केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेशी मामले जितने भी आते हैं उसमें। राज्य सूची ऐसे सभी विषयों को निरूपित करती है जिसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय प्रशासन जैसे मामले आते हैं। इन पे राज्य सरकारें कानून बना सकती है। और ये जो समवर्ती सूची है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं हम, ये समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र राज्य दोनों को है। दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, अपराध है, श्रम कानून है और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जितने भी कानून है। लेकिन कभी भी किसी विषय पर अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो राज्य और केंद्र के बीच में उत्पन्न विवाद में किसके निर्णय को सर्वोच्च माना जाएगा, केंद्र का निर्णय सर्वोच्च माना जाएगा। तो ये वापस हम कह सकते हैं कि पूर्णतः संघात्मक नहीं है, ये केंद्रीय संघात्मक है। केंद्रीय संघात्मक का मतलब इसमें एकात्मकता केंद्र को दी गई है पूर्णतः। इसके बाद में केंद्र को प्राथमिकता। भारतीय संघवाद में केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है। इसके कुछ मुख्य उदाहरण क्या है। केंद्र सरकार को अधिक शक्तियों दी गई है, इसके मुख्य उदाहरण ये है। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है राज्यपाल का पद। इसका मतलब क्या है, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उनका पद केंद्रीय नियंत्रण का एक संकेत ही है, क्योंकि अगर वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है तो डायरेक्ट राज्य सरकारों के बीच में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप राज्यपाल द्वारा करवाया जा सकता है। तो राज्य सरकारों को किसी विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा निरस्त और नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, 352, 356, 360 के तहत केंद्र सरकार आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकती है, जिसमें केंद्र को राज्य सरकारों पर अधिक नियंत्रण देने का अधिकार होता है। इसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपातकाल जब भी लगेगा, आपातकाल वित्तीय आपातकाल भी हो सकता है, आंतरिक विद्रोह भी हो सकता है, बाहरी आक्रमण भी हो सकता है। तो उस स्थिति में जब भी आपातकाल लगाया जाता है या किसी भी राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, तो उस कंडीशन में जब आपातकाल केंद्र घोषित करता है तो उस समय पूरी राज्य की शक्तियाँ जो किसके नियंत्रण में चली जाएगी, केंद्र के नियंत्रण में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये वापस ये पॉइंट ये शो करता है कि केंद्र सरकार जो है या केंद्र जो है इस भारतीय संघ में ज़्यादा महत्व है रखता है। और संविधान का संशोधन करने में केंद्र सरकार की सहमति अनिवार्य होती है, जिससे संकेत मिलता है कि केंद्र की भूमिका प्रमुख है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पुनः हम सिद्ध कर सकते हैं इस बात को कि भारत का जो संघ है वो अर्ध संघात्मक है। संविधान में केंद्रीय नियंत्रण क्या है कि पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है
कि केंद्र सरकार को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनका उपयोग वह राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए करता है। अब केंद्र सरकार को विशेष अधिकार कौन-कौन से हैं? पहला तो क्या है कि केंद्र राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उन विवादों का समाधान जो है वो केंद्र सरकार करेगी। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जो है या अन्य न्यायिक संस्था इसका समाधान करती है। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार को राज्यों से अधिक प्रभावशाली रूप में देखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण कैसा है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है राज्य सरकारों को? केंद्र सरकार। और यह केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्यों को उनके वित्तीय मामलों में भी केंद्रीय नियंत्रण और निगरानी का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि राज्य पे जो वित्तीय मामलों में जो नियंत्रण है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करता है कि पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्चा किया, तो इसका ऑडिट भी कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकता है। आगे क्या है? केंद्र संघवाद में लचीलापन। भारतीय संघवाद में जो लचीलापन है, इसका लचीलापन का मतलब एक तरह से हम ले सकते हैं कि संविधान में संशोधन। तो संघवाद की प्रकृति में लचीलापन है, इसके बदलते समय के अनुकूल बनाता है। भारतीय संविधान समय समय पर संशोधन के माध्यम से संघीय ढांचे में बदलाव करने की अनुमति देता है। इसके अलावा संघीय सिद्धांत में लचीलापन इस रूप में भी है कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता है विशेष परिस्थितियों में। आगे देखते हैं संसदीय प्रणाली। भारतीय संघ में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्रीय स्तर पे संसद जो है वो 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, जिसको हमने पहले भी देखा था, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य स्तर पर भी ऐसे ही 2 सदन हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है सभी राज्यों में 2 सदन हो। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि संसदीय प्रणाली क्या है। इसमें ये संसदीय प्रणाली केंद्र शासन के पक्ष में है। इसका मतलब क्या है कि विशेष कानून जो है वो लोकसभा के द्वारा ही बनाए जाते हैं या संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें संसद में कौन-कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों पर अधिक प्रभाव डाला जाता है। संसदीय प्रणाली के तहत केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का असमान वितरण होता है, जिसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा प्रभाव दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी विशेष मामले हैं उसमें कानून संसद के द्वारा केंद्र सरकार ही बनाती है। संवैधानिक और प्रशासनिक संबंध जो है वो स्पष्ट नहीं, जटिल है। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो कई मामलों में राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करती है और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार जो है वो प्रशासन में घुसने का अधिकार उसको मिल जाता है। ठीक है? और केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों की निगरानी के लिए विभिन्न आयोगों और समितियों की नियुक्ति भी कर सकती है। आयोग और समितियां बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करने के लिए क्या-क्या करती है? हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल जो है वो एक पद है ही, और आयोग और समितियां जो है उसकी नियुक्ति हम कह सकते हैं कर सकता है। असाधारण परिस्थितियों में संघीय ढांचे का विघटन। तो केंद्र सरकार के पास आपातकाल की स्थिति में राज्यों के संविधान को निलंबित करने और केंद्रीय नियंत्रण को स्थापित करने का अधिकार है। इसके द्वारा केंद्र संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से कमजोर कर सकता है और राज्य की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। संघीय ढांचा अस्थायी रूप से कमजोर कैसे हो गया? कि संघ में क्या होता है, राज्य को भी शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन जब भी कभी आपातकाल लगेगा तो पूरा नियंत्रण उस राज्य पे किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का हो जाएगा, केंद्र का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि राज्य को जो शक्तियां प्राप्त हो स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। जब राज्य को शक्तियां निलंबित हो जाएगी तो उसका संघीय ढांचा नहीं रहेगा उस समय। तो संघीय ढांचा क्या हो जाएगा? जो संघीय ढांचा है उस समय वो क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है? भारतीय संघवाद की प्रकृति अन्य देशों के संघीय ढांचे से बिल्कुल अलग है। भारत की संघीयता को अर्ध संघीय क्वासी फेडरल कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान में रखना। इसी नाम से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कई संघीय विशेषताएं तो है, लेकिन केंद्र सरकार को जो अत्यधिक शक्ति प्राप्त है वो इसे पारंपरिक संघीय राज्यों से क्या बना देती है? अलग बना देती है। अगर पारंपरिक संघीय राज्य होता भारत एक, तो उसमें केंद्र को और राज्य को बराबर शक्तियां प्राप्त होती, लेकिन हमारे भारत के अंदर केंद्र सरकार को क्या है? राज्यों की अपेक्षाकृत अत्यधिक या अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भारत का जो संघ है वो अर्ध संघात्मक प्रकृति का है। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है प्रियम्बल
ये प्रियम्बल वास्तव में है क्या? ये प्रियम्बल है किसी भी प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान की उद्देशिका है। उद्देशिका है। उद्देश्य का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव है, एक तरह से उद्देश्य है। इसमें भारत के संविधान को लिखने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य रहे हैं, उनको स्पष्ट रूप से इस उद्देशिका में, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में शो किया गया है कि भारत के संविधान को लिखने के समय किन-किन बातों को मुख्यतः ध्यान में रखकर, किन-किन बातों को मुख्यतः केंद्र में रखकर ये भारतीय संविधान जो है वो बनाया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो संविधान के उद्देश्य और दिशा को क्या करती है? स्पष्ट करती है। ये संविधान की भावना और मूल सिद्धांतों को सारांश प्रदान करती है। संविधान की आत्मा एक तरह से ये है, आत्मा का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई चीज़ लिखी हुई है, तो उसी को ही आगे संविधान के अंदर ध्यान में रखते हुए सारे के सारे आर्टिकल्स, अनुच्छेद लिखे गए हैं। प्रस्तावना संविधान का आधार है, इसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब प्रस्तावना का पाठ कैसा है वो आपने सबने देखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय, अब स्वतंत्रता कौन-कौन सी है? स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता मतलब इक्वालिटी जो है वो कौन-कौन सी दी गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको एक जैसे समान अवसर मिले, प्रतिष्ठा एक जैसी हो, प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी सब में भाईचारा भी हो, ठीक है? इस भाईचारे को रखने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएँ वो करने चाहिए। और इसके लिए इसके बाद में क्या लिखा गया? दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में, तारीख उस समय क्या थी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ये हिंदी में इसकी तिथि लिखी हुई है। मार्गशीर्ष महीना था, शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी और संवत क्या था? 2006 विक्रमी को। संवत कौन सा था? 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना लिखी गई थी। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को यह बताना था कि संविधान जो है वो किस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। यानी संविधान का उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना है, एक समान समाज की स्थापना करना है। तो इन सारे उद्देश्यों को इस प्रस्तावना में लिखा गया है, ठीक है? आगे देखते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य और डिटेल से। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? संप्रभुता। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित करना जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। समाजवादी समाज की स्थापना करना जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और समान अधिकार मिले। धर्मनिरपेक्षता, यह सुनिश्चित करना कि राज्य का किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के बजाय सभी धर्मों के प्रति क्या हो? समान दृष्टिकोण हो। क्या हो? सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। लोकतंत्र, भारतीय समाज में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना करना जहाँ सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार हो। आगे है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई भी देश का जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत नहीं होता। क्या होता है? चुना जाता है। राष्ट्रपति क्या किया जाता है? चुना जाता है। हम इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट। उसको हेरिडिटरी नहीं होता है, वंशानुगत में नहीं होता कि जो राष्ट्रपति था उसका बेटा आगे वाला राष्ट्रपति बन जाएगा। तो भारत एक गणराज्य है, रिपब्लिक कंट्री है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन मूल्यों की स्थापना करना ताकि सभी नागरिकों के जीवन में क्या हो? इन सब की सुनिश्चितता हो सके। प्रस्तावना का उद्देश्य और उद्देश्य निर्धारण क्या है? उद्देश्य निर्धारण है कि प्रस्तावना सिद्धांतों को जब कभी भी संविधान की व्याख्या की जाती है, जब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कानून को बनाया जाता है, तो उस कानून को बनाने के ऊपर जब किसी कानून को संसद पास करती है, कानून बनाया गया है, तो उस कानून को बनाने पर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उसको किसी भी समय न्यायिक पुनर्विलोकित कर सकती है, न्यायिक रूप से जुडिशियली रिव्यू कर सकती है उसका। तो जब वो ये पाती है कि वो बनाया गया कानून जो है वो संविधान की प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है,
अगर वो ये पाती है कि प्रस्तावना में जो लिखे गए मूल उद्देश्य हैं, प्रस्तावना के जो मूल उद्देश्य है, प्रस्तावना के अंतर्गत जो लिखे गए मूल उद्देश्य है कौन-कौन से, जो भी हमने क्षमता, समानता, धर्म, विश्वास, उपासना आदि की स्वतंत्रता ये सब पढ़ी। अगर उसमें से किसी भी मुख्य उद्देश्य की पालना उस कानून में नहीं हो रही हो, या यूँ मान लें कि वह कानून बनाया गया जो है वो उसमें से किसी भी उद्देश्य को क्या कर रहा हो, उसमें कमी कर रहा हो, उसका ह्रास कर रहा हो या उसके विपरीत हो, तो प्रस्तावना को आधार मानते हुए उस कानून को नलिफाइड कर सकता है न्यायपालिका। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करनी हो, तो प्रस्तावना के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्तावना सिद्धांत क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जा सकता है, क्या सुनिश्चित करने के लिए, संविधान उन उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है क्या, जिसके लिए उस संविधान को बनाया गया था। तो प्रस्तावना का यही उद्देश्य है कि संविधान के जितने प्रावधान हैं उनको एक विशेष दिशा देना। प्रस्तावना का उद्देश्य और दार्शनिक आधार क्या है इसका, ये देखते हैं। तो दार्शनिक आधार में 4 पॉइंट है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना, जिसको जब मैं नोट्स दूँगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना का दायरा क्या है? प्रस्तावना का दायरा स्कोप है, संविधान के पूरे ढांचे और विचारों को समाहित करता है। क्या है? पूरे ढांचे और विचारों को क्या करता है? समाहित करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संविधान नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा ही करेगा। इसके जितने भी नागरिक हैं, उसको स्वतंत्रता और समानता और न्याय जो है वो सुनिश्चित कराएगा संविधान। संविधान के प्रत्येक प्रावधान की व्याख्या में मार्गदर्शन करना, तो व्याख्या में मार्गदर्शन करना, जहाँ कहीं भी संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या, अनुच्छेद की व्याख्या करनी हो, तो उसके लिए उस प्रस्तावना को हम लागू करते हैं। और इसके बाद में प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख तत्व संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने में मदद करते हैं, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इन सिद्धांतों के आधार पर न्यायालय निर्णय लेता है कि क्या कोई कानून संविधान के उद्देश्यों से मेल खाता है या नहीं। तो ये इस प्रकार से हमने देखा प्रस्तावना का महत्व क्या है और व्याख्या में उपयोगिता किस तरीके से हम देखते हैं। संविधान के उद्देश्य की व्याख्या। प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है और इसका उपयोग संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कानून प्रावधान संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्यों के खिलाफ जाता है, तो इसे असंवैधानिक माना जाएगा, जो हमने देखा था अभी पहले। मैंने यही समझाया था आपको कि असंवैधानिक कब माना जाएगा। असंवैधानिक तभी माना जाएगा जब इस तरीके की कोई चीज़ हम देखते हैं। ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं कि असंवैधानिक घोषित करने के लिए हमारे पास चाहिए क्या, ये कि वो बनाया कानून अगर मूल्यों के खिलाफ जा रहा है प्रस्तावना में लिखे हुए, तो हम कह सकते हैं कि वो असंवैधानिक होगा। संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों को समझने में मदद कैसे मिलती है, अब देखते हैं कि प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान के अंतर्गत नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त है। ये उन कर्तव्यों को भी परिभाषित करती है जिन्हें नागरिकों को संविधान और राष्ट्र के प्रति पालन करना चाहिए। तो संविधान में किन किन बातों का वर्णन है? एक तो कर्तव्यों का वर्णन है, जिसका पालन सभी नागरिकों को करना चाहिए, और उसमें अधिकार भी दिए गए हैं। अधिकार भी दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? न्याय, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, प्रस्तावना के तहत ही दे दिए गए हैं नागरिकों को। न्यायिक समीक्षा में मार्गदर्शन, गाइडेंस इन जुडिशियल रिव्यू, कि भारतीय न्यायपालिका प्रस्तावना का उपयोग संविधान की व्याख्या और न्यायिक समीक्षा के दौरान करती है। यह अदालतों को यह समझने में मदद करता है कि संविधान के प्रावधानों का उद्देश्य क्या है और कैसे नागरिकों की रक्षा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका प्रस्तावना का उपयोग कहाँ करती है? संविधान की व्याख्या और न्यायिक समीक्षा के दौरान करती है। संविधान की व्याख्या और न्यायिक समीक्षा के दौरान भारतीय न्यायपालिका प्रस्तावना का उपयोग करती है। और संविधान के प्रावधानों की दिशा, कोई नया प्रावधान बनाया जाता है तो उसकी दिशा क्या हो, उसकी दिशा को निर्धारित करने का काम भी प्रस्तावना करती है। जैसे समानता का अधिकार, ये जो जितने भी कानून हैं वो सब के सब कानून जो है वो किसके अनुरूप है? संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप ही है, ये वाला। ठीक है, आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों का एक सारांश प्रस्तुत करती है। यह न केवल संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि
संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि ये भारतीय समाज के लिए एक आदर्श और मार्गदर्शन प्रदान करती है। भारत के प्रस्तावना के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संविधान के प्रावधानों की व्याख्या की जाती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि संविधान का उद्देश्य पूरा हो। आगे देखते हैं एक नया टॉपिक, संविधान। भारतीय संविधान में संघ और उसका क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें दिया गया है ये सब चीजें, तो इसको डिटेल से देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत के संघ और उसके क्षेत्र की संरचना को परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषित करते हैं? भारत के संघ और उसके क्षेत्र की संरचना को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि भारत के राज्य सीमाएं क्षेत्र क्या होंगे और केंद्र सरकार के नियंत्रण, सीमाएं क्षेत्र और केंद्र सरकार का क्षेत्रीय प्रशासन पर नियंत्रण किस तरीके से काम करेगा ये, और यह अनुच्छेद भारतीय संघ के क्षेत्र और उसकी वृहत परिभाषा निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 1, भारत का संघ और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 जो है वो भारतीय गणराज्य के क्षेत्रीय ढांचे को परिभाषित करता है और भारतीय संघ के नाम से क्षेत्र को स्पष्ट करता है। क्या है आर्टिकल 1? आर्टिकल 1 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत जो एक संप्रभु राज्य है, संघ के रूप में एक संघीय गणराज्य होगा और भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन से? भारत की मुख्य भूमि वो तो होनी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और अन्य कोई क्षेत्र जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकते हैं, वह संघ के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं। तो इस अनुच्छेद से क्या स्पष्ट होता है कि भारत का संघ एक निरंतर विकासशील संघ है, जिसमें भविष्य में नए जोड़े जा सकते हैं कई राज्य। अनुच्छेद 2 क्या बताता है? नए राज्य के अधिग्रहण के बारे में बताता है। नए राज्यों को भारतीय संघ में जोड़ने से संबंधित है। ये संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि नए राज्यों को भारत में शामिल करने के लिए कानून बना सकती है। तो संसद को क्या अधिकार प्रदान करता है? ये नए राज्यों को भारत में शामिल करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है संसद को। क्या है? पार्लियामेंट यानी संसद किसी भी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कानून बना सकती है। इस प्रक्रिया में वह उस राज्य के नाम, क्षेत्र और अन्य संबंधित प्रावधानों के बारे में निर्णय ले सकती है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया के लिए संसद के पास अधिकार हो। तो संसद के पास अधिकार जो है, जो नए राज्य बनाने का अधिकार है, वो किसके द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 2 के द्वारा। नए क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया भी उसी में बताई गई है। यह संसद को किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। आगे देखते हैं राज्य की सीमाओं या क्षेत्र में परिवर्तन। राज्य की सीमाओं और क्षेत्र में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि कोई राज्य जो बना हुआ है उसकी सीमाएं, क्षेत्र, जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़, तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसको अनुच्छेद 3 में बताया गया है। भारतीय राज्यों की सीमाओं और क्षेत्र और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को देता है। यदि किसी राज्य की सीमा, नाम, क्षेत्र में कोई बदलाव करना हो तो इस प्रक्रिया के लिए संसद को विशेष प्रावधानों का पालन करना होता है। यह अनुच्छेद 3 में बताया गया है। तो क्या क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 3 में? संसद किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम को बदलने और उसे परिवर्तन करने के लिए कानून बना सकती है। इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति से पहले उस राज्य की विधानसभा की सलाह लेना आवश्यक है, यदि राज्य विधानसभा मौजूद हो तो। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा कानून बनाने की अनुमति देता है तो संसद उस राज्य की सीमा और नाम में बदलाव कर सकती है। राष्ट्रपति अगर अनुमति देता है 3 के तहत तो संसद क्या कर सकती है? सीमा में, नाम में बदलाव कर सकती है। इस अनुच्छेद के द्वारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य, उसका नाम, क्षेत्र बदलाव एक संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए और ये प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित हो। अनुच्छेद 4, संघ और राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन का संविधान पर प्रभाव किस तरीके से है देखेंगे आगे।
यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का भारतीय संविधान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत या तो नए राज्यों को अपने भारत में मिलाया जाए या बने हुए राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तित किया जाए, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी हिस्से में अगर कोई परिवर्तन हो रहा हो तो उसको समायोजित कर दिया जाए। समायोजित मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको बदल दिया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि जब राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन किया जाता है तो भारतीय संविधान में कोई न कोई समायोजन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून का भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और दूसरा क्या लिखा हुआ है इसमें कि संविधान के किसी प्रावधान को संविधान की संरचना और उद्देश्य के अनुसार संशोधित किया जाएगा। यदि राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं और नाम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो क्या है कि संविधान के किसी प्रावधान को संशोधित किया जाएगा। प्रावधान को संविधान की संरचना उद्देश्य के अनुसार क्या किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। कब किया जाएगा? यदि क्षेत्र की सीमा और नाम में कोई परिवर्तन किया गया हो तो। इसका मतलब यह है कि जब कोई नया राज्य बनाया जाता है, पुराने राज्य सीमाओं में बदलाव कर दिया जाता है, तो संविधान की अन्य धारा जैसे कि संसदीय प्रतिनिधित्व उस राज्य का कितना होगा, राज्य के अधिकार कैसे होंगे, केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में क्या क्या निर्णय होंगे, तो उसका क्या किया जाता है, वापस संविधान में चेंजेस किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये उचित समायोजन किया जाता है उसमें। अब संविधान में संघ और क्षेत्र के संबंध में विचार, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी। संघ का अस्तित्व और विस्तार क्या है? भारत एक संप्रभु राज्य है, अर्थात इसका कोई हिस्सा बाहरी और आंतरिक रूप से स्वतंत्र है ही नहीं, भारत का ही हिस्सा है वो। तो संविधान के अनुच्छेद 1 से ये सिद्ध होता है। अनुच्छेद 1 का महत्व क्या है? अनुच्छेद 1 भारत को एक संप्रभु राज्य बनाता है और जिससे ये प्रदर्शित होता है कि कोई भी हिस्सा या न कोई भी राज्य भारत का जो है वो बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, भारत का हिस्सा बना रहेगा। भारत एक संघीय संरचना के रूप में कार्य करता है जिसमें केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण भी किया गया है, लेकिन संघीय सिद्धांत के तहत केंद्र का नियंत्रण प्रमुख है। तो क्या है? शक्तियों का वितरण भी किया गया है, लेकिन केंद्र का नियंत्रण क्या है? प्रमुख है। केंद्र का नियंत्रण प्रमुखता है उसमें। आगे देखते हैं क्षेत्रीय विकास और समावेशन। यह अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से किया गया। क्षेत्रीय विकास और समावेशन कैसे है? इसका मतलब अनुच्छेद 2 और 3 के माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है, नए राज्यों को, और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में क्या किया जा सकता है? बदलाव भी किया जा सकता है, जिससे संविधान के क्षेत्रीय दायरे का विस्तार होता है। आगे क्या है? संविधान का लचीला ढांचा क्या है? लचीलापन का मतलब है संशोधन। इसका मतलब है कि समय समय में इसमें सुधार किया जा सकता है। जब नए क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा बनते हैं या किसी राज्य की सीमा में बदलाव होता है, नए क्षेत्र हिस्सा बने या सीमा में बदलाव हो, तो संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। उससे क्या होगा? वर्तमान समय के अनुरूप उस संविधान की संरचना बनी रहेगी, उसमें डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, कमियां नहीं रहेगी। आगे क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया। राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में कोई बदलाव करने के लिए संविधान निर्धारित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राज्य और केंद्र दोनों के हितों का संरक्षण किया जाए और इस प्रकार संविधान के अंतर्गत उचित समायोजन भी किया जाए। निष्कर्ष क्या है इन चारों अनुच्छेद का? ये पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसकी क्षेत्रीय संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? संघ और उसके क्षेत्र की संरचना को स्पष्ट रूप से क्या किया गया? परिभाषित किया गया। और केंद्र और राज्य के संबंधों, क्षेत्रीय अधिकारों और संघीय ढांचे को मजबूती से साबित करता है। ये संविधान के अनुच्छेद ये भी सुनिश्चित करते हैं कि राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में बदलाव संसद द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। तो ये हमने देखा। इसमें यूनिट 1 का एक टॉपिक और बचा हुआ है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।